सेक्शन 7 बात करता है डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजो ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5 और द प्रोविजो टू सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 6, the central public information officer or state public information officer, as the case may be, on receipt of a request under section 6 shall as expeditiously possible, and in case within 30 days from the receipt of the request, provide information on payment of such fees as may be prescribed, or reject the request for any reason specified in section 8 or 9। तो जब भी किसी के पास भी रिक्वेस्ट आती है तो प्रोविजन सब सेक्शन 2 और सेक्शन 5 को याद रखते हुए या सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 6 को याद रखते हुए सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, तो जैसे ही उसके पास कोई भी रिसीप्ट आई, उसको जल्दी से जल्दी एक्सपीडियसली एज पॉसिबल वो 30 डेज के अंदर जिस दिन से उसको रिक्वेस्ट मिली, या तो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, जो कि उसको इधर प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस, जैसे उसको फीस मिल जाती है, और या तो फिर वो और रिजेक्ट द रिक्वेस्ट, और या तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं रिक्वेस्ट एज द केस में रीजन स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 8 एंड 9, या तो 8 एंड 9 के जो रीजंस दिए हुए हैं उनको रीजंस को बताते हुए वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो कितने दिन का टाइम पीरियड मिलेगा? बस 30 दिन का टाइम पीरियड मिलेगा जिस दिन से उनके पास फाइल की गई है। तो उनको एक्सपीडियसली एज पॉसिबल 30 डेज के अंदर उनको ये रिक्वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। जैसे उनको पेमेंट ऑफ फीस मिल जाता है, आप रिजेक्ट करेंगे तो रिजेक्ट करने के ग्राउंड बता सकते हैं, जो कि स्पेसिफाई किए हैं सेक्शन 8 एंड 9। अब प्रोवाइडेड दैट में देखिए, वेयर द इंफॉर्मेशन इज सॉट कंसर्न टू द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, द सेम शैल बी प्रोवाइडेड विद इन 48 आवर्स ऑफ द रिसीव ऑफ द रिक्वेस्ट। अब किसी की लाइफ एंड लिबर्टी की बात है, अगर किसी पर्सन की, तो जो भी रिक्वेस्ट मांग रहा है, मतलब जो उसने भी रिक्वेस्ट किया, उसको इन्फॉर्मेशन कितने देर में मिलेगी? तो उनको केवल 48 आवर्स, मतलब 2 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिस दिन भी उसने इन्फॉर्मेशन के लिए फाइल किया। तो ये ड्यूटी बन जाएगी उन लोगों के लिए कि उनको 48 आवर्स के अंदर, जिस दिन उनको रिसीव हुई है रिक्वेस्ट, उस दिन के अंदर उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगी। फिर सेकंड है द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, एज द केस में बी, fails to give the direction on request of information within the period specified in subsection 1। तो एज द केस में भी जब भी अगर वो फेल्स होते हैं किसी भी तरीके से डिसीजन जो भी है, तो फेल्स टू गिव द डिसीजन ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड इन सबसेक्शन 1। तो सबसेक्शन 1 में जो पीरियड बताया गया है, अगर उतने टाइम के अंदर ये फेल हो जाते हैं कोई भी डिसीजन देने में, तो जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, एज द केस में, मतलब जहाँ पे भी इसकी बात है उसमें हम ये समझेंगे कि हाँ, ये जो रिक्वेस्ट है वो रिफ्यूज कर दी गई है, मतलब रिक्वेस्ट नहीं आपकी मानी गई, मतलब हम लोगों ने रिफ्यूज कर दिया आपकी, ऐसा ही मान लिया जाएगा कि उनकी तरफ से रिफ्यूज हो गया। अगर उन्होंने कोई भी फेल्स कर दिया, कोई भी डिसीजन भी नहीं बताया और स्पेसिफाइड टाइम में कुछ रिप्लाई नहीं किया अगर उन्हें, तो ये माना जाएगा कि उन लोगों ने डीम टू रिफ्यूज कर दिया है। अब थर्ड बात करते हैं, वेयर द डिसीजन टेकन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन पेमेंट ऑफ फर्दर फी रिप्रेजेंटेटिंग द कॉस्ट providing the information, the central public information officer or state public information officer, as the case may be, shall send an intimation to the to the person making the request। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो डिसीजन है वो दे सकते हैं, मतलब डिसीजन तो हमने ले लिया कि इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसके बाद ये है कि जो फर्दर फी है वो आपको देना पड़ेगी, जिसके लिए आप इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं उसके लिए। तो फिर क्या करेगा द स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है या सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है, जो भी है, वो इंटीमेट कर देगा उस पर्सन को जिसने वो रिक्वेस्ट की है। तो उसको सबसे पहले क्या इंटीमेट कर देगा? तो इंटीमेट सबसे पहले ये करेगा कि द डिटेल्स ऑफ फर्दर फीस रिप्रेजेंटेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन एज डिटरमाइंड बाय हिम। तो डिटेल्स की फर्दर फीस दे देगा उसको, रिप्रेजेंट कर देगा कॉस्ट, representing the cost of providing the information as determined by him। तो डिटेल्स बस रिप्रेजेंट डिटेल्स दे देगा, फीस रिप्रेजेंट करने की कॉस्ट जो भी है, जो उन्होंने फर्दर डिटरमाइन किया गया है, टुगेदर विद कैलकुलेशन मेड टू अराइव एट द अमाउंट इन अकॉर्डेंस विद द फीस प्रिस्क्राइब्ड।
उसके साथ-साथ जो उनको कैलकुलेशन करने के बाद और अमाउंट जो उनके मन में मतलब जो जिसके ऊपर वो अराइव मतलब जिसके ऊपर वो आए हैं कैलकुलेशन करते हुए जो कि प्रिस्क्राइब है सबसेक्शन 1 में, तो रिक्वेस्ट करेगा कि आप डिपॉज़िट करो उस अमाउंट को एंड द पीरियड इंटरवेनिंग बिटवीन द डिस्पैच ऑफ द सेड इंटीमेशन एंड द फीस शैल बी excluded for the purpose of calculating the period of 30 days referred to in subsection। तो उसके बाद रिक्वेस्ट किया जाएगा कि डिपॉजिट करो वो अमाउंट और इंटरवीनिंग पीरियड में जो भी टाइम लग रहा है डिस्पैच करने में इंफॉर्मेशन जब तक आपने फीस नहीं दी, तो इंटरवीनिंग द टाइम द पीरियड इंटरवीनिंग बिटवीन द डिस्पैच ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द सेड इंटीमेशन एंड द पेमेंट ऑफ फीस शैल बी एक्सक्लूडेड फॉर द पीरियड ऑफ कैलकुलेटिंग 30 डेज। तो उससे सीधा-सीधा बात है, वो ये कहना चाहते हैं कि जो 30 डेज़ के अंदर इन्फॉर्मेशन दी थी, तब के बीच में जितना आपको पेमेंट करने के लिए टाइम दिया, तो जब से वो डिसीज़न हुआ कि इतना फीस और पेमेंट करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जब तक आप वो पेमेंट वाला टाइम पीरियड है वो कंप्लीट नहीं कर लेते मतलब जब तक आप फीस नहीं देते थे, तब तक जो टाइम पीरियड चलना चालू होता 30 डेज़ का कि 30 डेज़ के अंदर इन्फॉर्मेशन मिलना थी, वो नहीं चलेगा। जब तक वो फीस आप पे नहीं कर रहे हो इन बिटवीन वाला टाइम जो है। तो वो कैलकुलेट 30 डेज़ में नहीं किया जाएगा कि आप ये बोलो कि 30 डेज़ के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और फीस आप खुद नहीं देना चाहते थे, तो ऐसा होता है। फिर बी है इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग टू हिज और हर राइट with respect to review decision as to amount of fees charged or form of access provided including the particulars of appropriate authority, time limit, process and other forms। तो हम उसके साथ-साथ फिर इन्फॉर्मेशन भी देंगे और दूसरी चीज़ की कि वो राइट है उसके पास रिव्यू कराने का डिसीज़न को कि वो इतनी ज़्यादा फीस लग रही है, जो अमाउंट ऑफ फीस है जो कि चार्ज किया जा रहा है या जिस फॉर्म में इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस चीज़ के लिए इंक्लूडिंग द पार्टिकुलर्स ऑफ द एपेलेट अथॉरिटी। अब एपेलेट अथॉरिटी के पार्टिकुलर्स भी बताएगा कि टाइम, प्रोसेस या अदर फॉर्म्स क्या-क्या है। टाइम लिमिट है, प्रोसेस या अदर फॉर्म्स क्या-क्या है उससे रिलेटेड बताएगा। फिर वेयर द एक्सेस टू द रिकॉर्ड और पार्ट देयरऑफ इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट। तो जब भी कोई एक्सेस और रिकॉर्ड है इस पार्ट में जो कि रिक्वायर्ड लग रहे हैं उनको कि प्रोवाइड कर देना चाहिए इस एक्ट के अंदर टू द पर्सन टू whom access is provided is essentially disabled, the central public information officer or state public information officer as the case may be shall provide assistance to the assistant to enable access to the information including providing such assistance as may be appropriate for inspection। तो उसका मीनिंग ये है कि जब भी कोई एक्सेस दे रहे हैं वो किसी भी रिकॉर्ड का जो कि इस एक्ट के अंदर वो दे सकते हैं, तो पर्सन जिसको वो एक्सेस दे रहे हैं इस वाली इंफॉर्मेशन का वो एसेंशियली डिसेबल्ड है। तो क्या होगा तो जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, वो उसको असिस्ट करेगा उस पर्सन को कि वो उसका एक्सेस ले पाए जिसके लिए वो सेंसरी डिसेबल्ड है, इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग सच असिस्टेंस एज में अप्रोप्रिएट फॉर इंस्पेक्शन। और जो भी उसको अप्रोप्रिएट असिस्टेंस लगती है वो दिया जाएगी इंस्पेक्शन करने के लिए। फिर 5 बात करता है वेयर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन प्रिंटेड और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द एप्लीकेंट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 6 पे सच फीस एज प्रिस्क्राइब्ड। तो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे हैं जो कि प्रिंटेड में है या किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है, तो जो एप्लीकेंट है उसको जो सबसेक्शन 6 के अकॉर्डिंग बताया हुआ है एक्स्ट्रा फीस भी देना पड़ेगी, मतलब पे सच फीस एज में प्रिस्क्राइब, तो जो भी प्रिस्क्राइब की गई है। फिर प्रोवाइडेड दैट में देखिए प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ प्रोवाइडेड द फीस प्रिस्क्राइब्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6 and subsection 1 and 5 of section 7 shall be reasonable and no such fee shall be charged from the person who are below poverty line as may be determined by the appropriate government। तो प्रोवाइडेड डेट में लिखा हुआ है कि जो फीस प्रिस्क्राइब की गई है सबसेक्शन 1 में ऑफ सेक्शन 6 में एंड सबसेक्शन 1 एंड 5 ऑफ सेक्शन 7 में वो रीजनेबल होना चाहिए एंड नो सच फीस शैल बी चार्ज फ्रॉम द पर्सन, मतलब हम कोई भी फीस चार्ज नहीं करेंगे उस पर्सन से अगर वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है
जो कि डिटरमाइन किया गया एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की तरफ से। अब अब देखिए नथिंग, नो नो सॉरी, इसमें है नॉट विथस्टैंडिंग, मतलब 6 पॉइंट बात कर रहा हूँ। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 5, द पर्सन मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन shall be provided the information free of charge, where a public authority fails to comply with the time limit specified in subsection 1। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या लिखा हुआ है सबसेक्शन 5 में, और एनी पर्सन कोई भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और उसको वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाना चाहिए फ्री ऑफ चार्ज में। अगर वो जो पब्लिक अथॉरिटी है वो फेल्स हो गई कंप्लाई करने में विद द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1, तो सीधी सी बात है कि अगर सबसेक्शन 5 में कुछ भी लिखा है इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई पर्सन रिक्वेस्ट कर रहा था और तो उसको अगर आपने इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे नहीं दी, मतलब इन्फॉर्मेशन शैल प्रोवाइडेड द इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ चार्ज, मतलब फ्री ऑफ चार्ज कब देंगे, लेकिन अगर हमने जो पब्लिक अथॉरिटीज ने वो टाइम लिमिट का जो स्पेसिफाइड है सबसेक्शन 1 में वो फुलफिल नहीं की। मतलब सीधी सी बात ये बोलना चाह रहे हैं इस वाले सेक्शन में कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी ने मांगी थी और आप उसको स्पेसिफाइड टाइम पे नहीं दे पा रहा, कौन, मतलब ये पब्लिक अथॉरिटी, तो बाद में वो इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ चार्ज देना पड़ेगी। फिर सबसेक्शन 7 बात करता है वे आर टेकिंग एनी डिसीजन अंडर सबसेक्शन 1। तो बिफोर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है सबसेक्शन 1 में, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऐसा केस में भी, मतलब जो भी है, shall take into consideration the representative made by the third party under section 11। तो जब भी कोई डिसीजन वो ले रहे हैं सबसेक्शन 1 में, तो जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो कंसिडरेशन में लेंगे उस बात को कि जो रिप्रेजेंटेशन किया गया था थर्ड पार्टी के द्वारा अंडर सेक्शन 11। एंड द वेयर द रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड अंडर सबसेक्शन 1, अगर कोई रिक्वेस्ट है जिसको रिजेक्ट कर दिया गया सबसेक्शन 1 में, तो जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा वो कम्युनिकेट कर देगा रिक्वेस्ट उसको, मतलब जिस पर्सन ने रिक्वेस्ट की है उसको कम्युनिकेट कर देगा कि हमने ये आपका क्या किया। तो क्या बता देगा उसमें, जिस पर्सन ने ये रिक्वेस्ट की थी उसको बता देगा कि रीजन फॉर द सच रिजेक्शन, मतलब क्यों वो चीज रिजेक्ट की गई। फिर अब हमने रिजेक्ट किया तो हम पीरियड ही बता देंगे कि विद इन विच द अपील अगेंस्ट द रिजेक्शन मे बी प्रेफर्ड, मतलब अगर ये अब ये रिजेक्ट हो ही गया तो उसकी अपील भी करना चाहे तो वो कर सकता है, तो कितना टाइम पीरियड है जिसके अंदर वो अपील कर सकता है। फिर द पर्टिकुलर्स और ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी, तो जो पर्टिकुलर्स हैं अपीलेट अथॉरिटी के वो बता देंगे। फिर द इंफॉर्मेशन ऑर्डरली बी प्रोवाइडेड इन फॉर्म विच इट इज sought, unless it would be disappropriately divert the resources of the public authority and would detrimental to the safety or the preservation of records in question। तो जनरली क्या बात है कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन किसी किसी मोड के थ्रू मांग रहा है तो जनरली उसको उस मोड के थ्रू दे देंगे। हम कब नहीं देंगे, जब या हमें ये लग रहा है कि डिसअपॉर्चुनेटली वो डाइवर्ट कर देगा जो कि पब्लिक अथॉरिटी के रिसोर्सेज हैं, या पब्लिक अथॉरिटीज को रिसोर्सेज खतरा है उनकी सेफ्टी के लिए, मतलब डेट्रीमेंटल टू द सेफ्टी है, और प्रिजर्वेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स इन क्वेश्चन है, तो प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स इन क्वेश्चन रहता है। फिर सेक्शन 8 बात करता है एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जनरली सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती कि आप किसी भी चीज के बारे में कुछ भी मांग सकते हैं, ऐसा नहीं होता। ये इतनी सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई है, इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट देयर शैल बी नो ऑब्लिगेशन टू गिव एनी सिटीजन, तो किसी भी सिटीजन को ये कोई सी भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी जहाँ पे मेंशन है। तो साइड बाय साइड, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट हम रीड करते हैं। तो सबसे पहले ये पॉइंट है, इसमें लिखा है इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ विच प्रीजुडिशियली, मतलब प्रीजुडाइसली अफेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट in relation with the foreign state or lead to incitement of the offense।
तो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी जो प्रेजुडिशियली अफेक्ट करती है सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को, या कोई सिक्योरिटी वगैरह से, या साइंटिफिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसी स्टेट का या फॉरेन स्टेट का, मतलब अपने स्टेट का या अपने स्टेट का किसी फॉरेन स्टेट के साथ रिलेशन है, जिसको वो इनसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस करेगा, मतलब जिससे कोई ऑफेंस होने के चांसेस है, दिस लीड्स टू द इनसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। फिर बी पॉइंट बात करता है इन्फॉर्मेशन विच हैज बीन एक्सप्रेसली फॉरबिडन टू बी पब्लिश्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ और ट्रिब्यूनल, और डिस्क्लोजर विच में कॉन्स्टिट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी जो कि फॉरबिडन की गई है पब्लिश करने से कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, ट्रिब्यूनल के द्वारा, और जिससे डिस्क्लोजर अगर आपने किया तो क्या माना जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है वो इन्फॉर्मेशन। फिर इन्फॉर्मेशन the disclosure of which would cause a breach of privilege of parliament और state legislature। अब कुछ पार्लियामेंट प्रिविलेज हैं, उनका अगर अब ब्रीच हो जाता है, या स्टेट लेजिस्लेचर का कुछ ब्रीच हो जाता है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, वो मतलब हो सकता है जिससे। फिर डी बात करता है इन्फॉर्मेशन इंक्लूड कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड हार्म द competitive position of a third party unless the competent authority is satisfied that the larger interest warrants the disclosure of such information। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि कमर्शियल कॉन्फिडेंस पे किसी के पास है, या ट्रेड सीक्रेट्स हैं, जैसे किसी के पास कुछ बनाने के कुछ अलग से सीक्रेट्स हैं। ट्रेड सीक्रेट्स मतलब कोई रेसिपी है किसी चीज की, अब वो नहीं, उसका पेटेंट है उनके पास, वो शेयर नहीं करना चाहते, मतलब वो उनका इन्वेंशन है या उनका सीक्रेट है। जैसे बहुत पहले कोका कोला या फिर पेप्सी वगैरह के पास ही सब होते थे कोला वगैरह बनाने के सीक्रेट्स, तो वो ट्रेड सीक्रेट्स है। वरना जनरली कोई भी कंपनी अपना यही चीज को कॉपी करके अपना प्रोडक्ट सेम तरीके का मार्केट में लॉन्च कर देगी। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या तो, लेकिन ये डिस्क्लोज किया जाएगा कब, अगर डिस्क्लोजर ऑफ विच हार्म, मतलब नहीं, अगर ये डिस्क्लोजर तब तो हम करेंगे नहीं कि जब हमें लगता है कि कंपेटिटिव पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी हार्म हो सकती है, लेकिन तब किया जा सकता है जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये लगता है कि जो हम इन्फॉर्मेशन देंगे ये पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इसको के लिए ये इम्पोर्टेंट है, मतलब इससे ज्यादा लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट क्या कहते हैं सेटिस्फाई होगा उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से। तो सपोज तरीके से मैगी थी, बहुत पहले मैगी के ऊपर बहुत सारा विवाद हुआ था, तो अब मैगी का जैसे है वो बोलेंगे कि हमारी रेसिपी या हमारा जो है वो ट्रेड सीक्रेट है। लेकिन अगर पब्लिक लार्ज इंटरेस्ट आ गया था, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट आ गया था कि मैगी खाने के लिए, मतलब मैगी हेल्थ के लिए सूटेबल है या नहीं है, तो फिर उसके लिए ये अथॉरिटीज मान गई कि हाँ ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सेटिस्फाई हो गया कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट किसी में होगा, कि ये रिवील कर देना चाहिए, डिस्क्लोज कर देना चाहिए, तो फिर करा जाएगा, फिर हो जाएगा। फिर ई पॉइंट बात करता है इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू अ पर्सन इन इज फिड्यूशियरी रिलेशनशिप अनलेस द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाइड दैट द लार्जेस्ट larger public interest warrant the disclosure of such information। तो अगर किसी के पास कोई फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी किसी को भी, लेकिन अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लग रहा है कि हाँ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इसी में कि डिस्क्लोज करा जाना चाहिए वो इन्फॉर्मेशन, तो करी जा सकती है। फिर एफ पॉइंट बात करता है इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। तो फॉरेन गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंस मतलब किसी ने, वो जो फॉरेन गवर्नमेंट है उसने किसी अपने यहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा किया और कुछ इन्फॉर्मेशन दी, तो फिर हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो जी पॉइंट बात करता है इन्फॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड एंडेंजर द लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन और आइडेंटिटी और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और असिस्टेंस गिवन इन कॉन्फिडेंस फॉर लॉ एनफोर्समेंट और सिक्योरिटी पर्पसेस। तो जो भी इंफॉर्मेशन है या जिसको डिस्क्लोजर करने से किसी की लाइफ को एंडेंजर हो सकता है या फिजिकल सेफ्टी को हार्म हो सकता है किसी पर्सन को, या उसकी आइडेंटिटी या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जहाँ से मिली, या असिस्टेंस जहाँ से मिली, किस कॉन्फिडेंस से, वो अगर हार्म हो सकता है, और एनफोर्समेंट और सिक्योरिटी पर्पसेस भी हार्म हो सकते हैं, तो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। फिर एच बात करता है इंफॉर्मेशन विच वुड इम्पेड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एप्रीहेंशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स। मतलब किसी भी तरीके से कोई भी जो ऑफेंस है वो इन्वेस्टिगेशन को इम्पीड कर सकती हैं, एप्रीहेंशन कर सकती है, मतलब खतरा किसी भी मतलब रीजनेबल डाउट कर सकती हैं, प्रोसिक्यूशन कर सकती हैं, मतलब प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर से रिलेटेड है।
1 मिनट वो वापस चला गया मेरा 1 मिनट। हाँ, तो फिर हम यहाँ पढ़ रहे थे, आई वाला पॉइंट पढ़ रहे थे। 1 मिनट, हाँ, 1 सेकंड। आई वाले पॉइंट में बात हो रही है कैबिनेट पेपर्स। तो कैबिनेट पेपर्स में कोई भी इंक्लूड्स में मतलब कोई भी रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ डेलिब्रेशंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज एंड अदर ऑफिसर्स। जो भी कैबिनेट पेपर्स हैं, डेलिब्रेशंस हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के या सेक्रेटरीज के एंड अदर ऑफिसर्स के, तो वो भी नहीं होंगे यहाँ पे डिस्क्लोज। So provided that the decision of Council of Ministers that the reasons thereof the material on the basis of which the decisions were taken or made taken shall be made to the public after the decision has been taken, the matter is complete or is over. तो डिसीजन ये जो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है वो रीजन देयर ऑफ बता सकते हैं कि हाँ ये जो मटेरियल था किसी की चीज का डिसीजन लेने में विच वर टेकन शैल बी मेड आफ्टर द डिसीजन हैज बीन टेकन। मतलब अगर कोई डिसीजन लेने तक के लिए कोई चीज की इंफॉर्मेशन उनको अपने पास रखना जरूरी थी, फिर जब उन्होंने एक बार डिसीजन ले लिया तो वो मैटर कंप्लीट हो गया और ओवर हो गया तो उसका पब्लिश हो सकता है। फिर प्रोवाइडेड फर्दर में लिखा हुआ है दैट दूज मैटर्स विच कम अंडर द एक्सेप्शंस ऑफ स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन शैल बी डिस्क्लोज। फिर कुछ ऐसे मैटर्स हैं, मतलब प्रोवाइडेड फर्दर में लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो एक्सेप्शंस में आते हैं जो कि स्पेसिफाइड किया हुआ है सेक्शन में, तो उनको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, शैल नॉट बी डिस्क्लोज दिया हुआ है। फिर इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू द पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड द डिस्क्लोजर ऑफ विच हैज नो रिलेशनशिप विद एनी पब्लिक अथॉरिटी और इंटरेस्ट और विच वुड कॉज अनवारंटेड इवेशन ऑफ द प्रिवेसी ऑफ द इंडिविजुअल। तो अब कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी जो किसी के पर्सनल इंफॉर्मेशन है और जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है पब्लिक एक्टिविटीज से या किसी के इंटरेस्ट से। और अगर हम उसको डिस्क्लोज करते हैं तो लगता है कि अनवारंटेड इवेशन होगा, मतलब कुछ अलग ही तरीके का उसको खतरा हो जाएगा उसकी प्राइवेसी को और इंडिविजुअल को, तो तभी ये नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर अनलेस में लिखा हुआ है द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है या फिर कोई अपेलेट अथॉरिटी है, जो भी हो, उसको ये अगर सेटिस्फाई होगा कि जो लार्जेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है वो जस्टिफाइड है तो वो डिस्क्लोज कर सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन। अब प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है द इन्फॉर्मेशन विच कैन नॉट बी डिनाइड टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर शैल नॉट बी डिनाइड टू एनी पर्सन। अब कोई भी इंफॉर्मेशन जो है जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को डिनाई नहीं किया जा सकती वो किसी पर्सन को भी डिनाई नहीं की जा सकती। फिर इसमें सेकंड पॉइंट है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 जो एक्ट नंबर 19 ऑफ 1923 है, नॉर एनी एक्सेप्शन परमिशिबल अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 1, द पब्लिक अथॉरिटी शैल अलाउ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। तो पब्लिक अथॉरिटी उसको अलाउ करेगी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजर ओवरवेट्स द हार्म टू द प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। मतलब सीधी सी बात है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा मैटर करता है उसकी इंफॉर्मेशन के हार्म, मतलब प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट को हार्म होने से, तो ज्यादा मतलब जो चीज ज्यादा बड़ी है, पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा बड़ी चीज लग रही है हमें, जो उससे कम ही लग रहा है कि जो हार्म होगा प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट को, तो फिर ये डिस्क्लोज किया जाएगा। फिर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज ए सी एंड फर्स्ट ऑफ सबसेक्शन 1, the information relating to any concurrence event or matters which has taken place, occurred or happened 20 years before the date on which the request is made under section 6 shall be provided to any person making a request under this section। तो जो भी प्रोविजंस बनाए बताए गए हैं क्लॉज ए सी और फर्स्ट में, जो भी सबसेक्शन 1 में, कोई भी इंफॉर्मेशन है किसी भी ऑकरेंस से रिलेटेड, किसी भी इवेंट से, किसी भी मैटर से जो कि ऑकर्ड हुआ था या हैपन हुआ था या टेक प्लेस हुआ था 20 ईयर, जिस दिन उस 20 ईयर्स पहले जिस दिन रिक्वेस्ट मेड की है हमने अंडर सेक्शन 6 में, तो वो इन्फॉर्मेशन उस पर्सन को दे दी जाएगी जो ये रिक्वेस्ट कर रहा है।
इस सेक्शन में, अंडर दैट सेक्शन मतलब सेक्शन में, provided that there any question arises as to the date from which the said 20 period of 20 years has been completed, the decision of central government shall be final subject to usual appeal provided for this act. तो अब ये कब डिसाइड होगा कि वो कब से 20 साल काउंट किए जाएंगे? तो प्रोवाइडेड एनी क्वेश्चन अराइजेस एज टू द डेट ऑन विच द सेट पीरियड ऑफ 20 डेज हैज बीन कंप्यूटेड, सॉरी कंप्लीटेड नहीं, कंप्यूटेड के बारे में तो जो डिसीजन लेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, वो फाइनल होगा और उसकी यूजुअल अपील होगी जो कि प्रोवाइड की गई है इस सेक्टर में, बाकी कुछ नहीं होगा। फिर सेक्शन 9 बात करता है ग्राउंड, एक मिनट मैं एक बार चेक करता हूँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर सेक्शन 9 बात करता है ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ एक्सेस इन सर्टेन केसेस। So without prejudice to the provisions of this section, sorry, of section 8, the central public information officer or state public information officer as the case may reject a request for information where the request provided except would be involved an infringement of copyright subsisting in a person other than the state. तो इस किसी को प्रोड्यूस करे बिना इस प्रोविजन, इस एक्ट में जो भी मतलब प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 है उसको छोड़ के जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, अगर उनको लगता है कि वो फिर रिजेक्ट कर देंगे, अगर कोई भी उनको लगता है कि अगर हम ये इन्फॉर्मेशन देंगे तो ये किसी का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, मतलब ये इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा किसी में इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, मतलब किसी का कॉपीराइट इन्फ्रिंज हो जाएगा अगर वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, क्योंकि वो किसी पर्सन के ऊपर सब्सिस्टिंग है, वो मतलब किसी पर्सन के पास चीज का कॉपीराइट है अदर देन स्टेट, स्टेट को छोड़ के अगर किसी पर्सन का कॉपीराइट है, हमें ऐसा लगता है कि वो इन्फ्रिंज हो जाएगा, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। कौन नहीं देगा? सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, जो भी है वो रिजेक्ट कर देंगे। फिर सेक्शन 10 बात करता है सेवरेबिलिटी। तो सेवरेबिलिटी मतलब होता है वेयर अ रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस of information is rejected on the ground that it is in the relation of information which is exempt from disclosure। तो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन है जिसको रिजेक्ट किया जा सकता है इस ग्राउंड पे कि वो इन्फॉर्मेशन एग्जाम की गई है डिस्क्लोजर से, देन नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट एक्सेस may be provided to that part of the record which does not contain any information which is exempt from the disclosure। तो एक्सेस फिर हम केवल उस पार्ट को दे सकते हैं जिस पार्ट का एग्जामेशन, जिस पार्ट को एग्जाम कर दिया गया मतलब सेपरेट अगर कर सकते हैं, सीधी सी बात है। तो जो इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोजर को एग्जाम किया है उसको सेपरेट करके उसको नहीं, वो इन्फॉर्मेशन बस नहीं देंगे और बाकी चीजें लगता है कि उसको एक्सेस दे सकते हैं तो एक्सेस दिया जाएगा। तो लिखा है एक्सेस में प्रोवाइडेड टू दैट पार्ट रिकॉर्ड विच डज नॉट कंटेन एनी इंफॉर्मेशन टू विच एग्जाम फॉर डिस्क्लोजर अंडर दिस एक्ट एंड विच इज रीजनेबली बी सेवर्ड, मतलब वो सेपरेट भी किया सकता है फ्रॉम द पार्ट दैट कंटेन्स एग्जाम इंफॉर्मेशन। एंड सेकंड की बात करें तो वेयर द एक्सेस इज ग्रांटेड टू अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड अंडर सबसेक्शन 1, द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में शैल गिव अ नोटिस टू द एप्लीकेंट इन्फॉर्मिंग। तो जब भी अगर कोई भी हम एक्सेस दे रहे हैं, ग्रांट कर रहे हैं सबसेक्शन 1 में, तो जो भी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो नोटिस देगा एप्लीकेंट को, उसको इन्फॉर्म करेगा कि ओनली पार्ट ऑफ रिकॉर्ड requested after severance of the record containing information which is exempted from disclosure is being provided। तो साथ ही साथ मतलब ये जनरल सी बात है कि बता दिया जाएगा कि जो पार्ट इन्फॉर्मेशन है वही दी गई है और बाकी जो सेपरेट कर सका जा सकता था वो सेपरेट करके जितनी एग्जाम की गई थी डिस्क्लोजर से वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, बाकी प्रोवाइड किया गया है। और फिर दूसरे बात में क्या है, रीजंस लिखेंगे, रीजंस फॉर डिसीजन इंक्लूडिंग एनी फाइंडिंग और एनी ऑन एनी मटेरियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट requiring to the substantial, so requiring to the material on those findings were based। तो जो रीजन है वो क्यों उनको ऐसा लगता है, कौन सी उनके पास फाइंडिंग्स है, कौन से उनके पास मटेरियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है जिसकी वजह से रेफर किया गया मटेरियल विच दो फाइंडिंग्स वर बेस्ड, कौन से मटेरियल के बीच में ये फाइंडिंग बेस्ड की गई है। फिर सी में बात करता है नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ पर्सन गिविंग इन्फॉर्मेशन। तो नेम और डेजिग्नेशन क्या है उन पर्सन का जो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे।
फिर मतलब जो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, जो डिसीजन दे रहे थे कि ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम कर देना चाहिए। फिर डी पॉइंट बात करता है द डिसीजन ऑफ द फीस calculated by him or her and amount of fees which is applicant is required to deposit and फिर जो भी डिटेल्स है जो कैलकुलेट की गई है उनके द्वारा अमाउंट ऑफ फीस से रिलेटेड जो कि एप्लीकेंट को पे करना पड़ेगी या डिपॉजिट करना पड़ेगी वो बता देंगे इसमें इंफॉर्मेशन में। और फिर हिज और हर राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिव्यू ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग नॉन डिस्क्लोजर ऑफ पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो फिर हम उसके राइट्स के बारे में बता देंगे कि उसके पास राइट ऑफ रिव्यू है जो भी डिसीजन लिया गया है नॉन डिस्क्लोजर के बारे में उस इन्फॉर्मेशन का उससे रिलेटेड। और जो अमाउंट फीस चार्ज की गई है और द फॉर्म ऑफ एक्सेस प्रोवाइडेड, तो जो भी अमाउंट फीस चार्ज की गई है और फॉर्म जो भी है प्रोवाइड किया गया है इंक्लूडिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ सीनियर ऑफिसर, जो भी सीनियर ऑफिसर्स का पर्टिकुलर है स्पेसिफाई किया गया है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19 में। और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है वो टाइम लिमिट भी बता देंगे। तो ऐसे केस में भी टाइम लिमिट प्रोसेस एनी अदर फॉर्म ऑफ एक्सेस, हाँ तो वो टाइम पीरियड के, सॉरी मैं गलत बोल गया था, टाइम पीरियड के अंदर वो प्रोसेस कर देंगे अदर फॉर्म ऑफ एक्सेस का, अदर फॉर्म ऑफ एक्सेस भी दे देंगे वो इस टाइम पीरियड के अंदर। अब इस वाले मतलब ये वाले चैप्टर में सिर्फ सेक्शन 11 बचा है तो ये भी मैं इसी में कंप्लीट कर देता हूँ। वैसे तो वीडियो हमारी ऑलमोस्ट 1 मिनट 31 मिनट्स की तो हो गई है, फिर भी ये वाला सेक्शन भी इसी वीडियो में कवर कर देता हूँ जिससे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, तो वेयर सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैज इंटेंड टू डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन ऑन रिकॉर्ड और पार्ट देयर ऑफ ऑन द रिक्वेस्ट मेड अंडर दिस सेक्शन। तो जब भी जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, वो किसी भी चीज को डिस्क्लोज करना चाहते हैं या फिर किसी रिकॉर्ड को जो कि रिक्वेस्ट उनके पास मेड की गई है सेक्ट के अंदर, जो कि लेकिन वो रिलेटेड है किस चीज से, हैज बीन सप्लाइड बाय द थर्ड पार्टी और हैज बीन ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल बाय थर्ड पार्टी, तो या तो वो रिलेटेड है किसी भी तरीके से सप्लाई कर जाने वाली थर्ड पार्टी से रिलेटेड या थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग वो कॉन्फिडेंशियल है। तो जो स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है या सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है ऐसा केस में, मतलब जो जो ऐसा जिस चीज का मैटर हो, विद इन 5 days फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट, जैसे ही उनके पास किसी भी तरीके की रिक्वेस्ट आई है उसके 5 दिन के अंदर वो एक नोटिस देंगे रिटर्न में थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को, ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ द फैक्ट कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को ये जरूरत है या मतलब इंटेंट है, मतलब उनकी इच्छा है कि वो डिस्क्लोज करें ये इन्फॉर्मेशन और रिकॉर्ड को एज ए पार्ट एंड इनवाइट थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी को मतलब एक तरीके से वो इनवाइट कर रहे हैं कि वो सबमिशन करे अपना या तो रिटर्न या ओरली रिगार्डिंग वेदर द इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज, कि इससे रिलेटेड कि या तो वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होना चाहिए या नहीं। एंड सच सबमिशन ऑफ द थर्ड पार्टी शैल बी kept in a view while taking a decision about the disclosure of information। और जो भी थर्ड पार्टी ने रिप्रेजेंटेशन दिया, तो द एंड सच सबमिशन ऑफ थर्ड पार्टी शैल बी kept in व्यू, तो हम उसको याद में रखेंगे जब भी हम कोई डिसीजन दे रहे हैं डिस्क्लोजर से रिलेटेड, डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। अब प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्ट इन केस ऑफ ट्रेड एंड कमर्शियल सीक्रेट प्रोटेक्टेड बाय लॉ द डिस्क्लोजर में बी अलाउड इफ द पब्लिक इंटरेस्ट disclosure overweights the importance any possible harm injury to the interest of third party। तो जब भी कमर्शियल ट्रेड सीक्रेट्स को छोड़ के और या जो भी प्रोटेक्टेड बाय लॉ है उनको छोड़ के हम वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा मैटर करता है उस चीज से जिससे किसी को भी इंजुरी हो रही है थर्ड पार्टी को उसके इंटरेस्ट से, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कर देंगे वो इन्फॉर्मेशन अगर वो ट्रेड या कमर्शियल सीक्रेट से रिलेटेड नहीं है तो। अब सब सेक्शन 2 बात करता है वेयर द नोटिस इज सर्व्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, अगर जो भी नोटिस है वो सर्व किया गया है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से एज द केस में बी अंडर सबसेक्शन 1 टू थर्ड पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड और पार्ट देयर ऑफ, द थर्ड पार्टी शैल विद इन 10 days फ्रॉम receipt of notice be given opportunity to make representation against the proposed disclosure।
तो जब भी नोटिस सर्व किया गया था सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के द्वारा, स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के द्वारा सब सेक्शन 1 में, तो थर्ड पार्टी के पास जो भी इन्फॉर्मेशन या उसके पार्ट से रिलेटेड है, थर्ड पार्टी 10 डेज के अंदर, जिस दिन भी वो नोटिस उनको मिला, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो कि प्रपोज डिस्क्लोजर मतलब जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की जा रही है उससे रिलेटेड। फिर थर्ड बात करता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब इन सेक्शन 7 द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में बी within 40 days after receipt of the request under subsection 6, the third party has been given opportunity to make representation under subsection 2 shall make the decision as to whether or not to disclose of information or record or part thereof and give in writing the notice of his decision to the third party. तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि सेक्शन 7 में क्या लिखा हुआ है। जो सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है, स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है, वो 40 डेज के अंदर जैसे से उनके पास रिक्वेस्ट आई है सेक्शन 6 की, थर्ड पार्टी को अपॉर्चुनिटी देने के बाद रिप्रेजेंटेशन की, सेक्शन सब सेक्शन 2 में वो अपना डिसीजन बनाएंगे, बताएंगे कि उनका डिसीजन क्या है कि वेदर और नॉट डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब वो डिस्क्लोज कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन या नहीं, और रिकॉर्ड और पार्ट देयर ऑफ एंड गिव इन राइटिंग द नोटिस ऑफ हिज डिसीजन टू द थर्ड पार्टी। और वो इस अपना जो रीजन है उसका वो राइटिंग में नोटिस भी देंगे थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी जिसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन अब डिस्क्लोज करने वाले हैं। तो सबसेक्शन 4 बात करता है नोटिस गिवन अंडर सबसेक्शन 3 शैल include a statement that third party to whom the notice is given entitled to prefer an appeal under section 19 against the decision। तो जो नोटिस भी दिया जाएगा सब सेक्शन 3 में, उसमें ये स्टेटमेंट भी इंक्लूड किया जाएगा कि थर्ड पार्टी जिसको नोटिस दिया जा रहा है, उस पार्टी के पास एक राइट है कि वो अपील कर सकता है सेक्शन 19 में इस डिसीजन के खिलाफ। तो ये आज हमारा कंप्लीट हुआ सेक्शन 2। अब नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 3 से करेंगे।